हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय कुमार TR। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे मगध पर शासन करने वाले वंश। इससे पहले हमने देख लिया था, अभी हम बात करेंगे इस पे। इससे पहले हम देख रहे थे महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ। तो आप देखते हैं मगध पर शासन करने वाले सबसे 16 महाजनपद में सबसे इम्पोर्टेंट था, और इस पर देखते हैं मगध पर शासन करने वाले वंश एक एक करके देख लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मौर्य होगा, फिर उसे देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं मगध। ये रहा आपका मगध। मगध साम्राज्य, इससे सबसे पहले 544 से 444 BC तक हिरण्यक वंश ने शासन किया। फिर शिशुनाग वंश 414 413। ये बीच का गैप इसलिए है क्योंकि इसके बारे में हमें ज्ञात जानकारी नहीं है। तो 413 से 445 तक शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, नंद वंश 445 से 324 तक, फिर मौर्य वंश 324 से 187 तक। तो ये रहा क्रम। अगर क्रम पूछ लिया जाए तो पहले हिरण्यक वंश, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर आपका मौर्य वंश। तो ये एक क्रम हो गया। क्रम में पूछा जाता है कि मगध पर शासन करने वाले राजाओं का क्रम, ऐसे सवाल पूछे गए हैं काफ़ी बार। तो ये क्रम याद रखिएगा। अब देखते हैं हिरण्यक वंश। हिरण्यक वंश में सबसे पहले बिंबिसार था, इसका संस्थापक। फिर उसका पुत्र अजातशत्रु, फिर उसका पुत्र उदयन। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा था, अजातशत्रु को उदयन ने मारा था। और अजातशत्रु के समय बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी, या बौद्ध समिति भी हुई थी। तो बिम्बिसार को देख लेते हैं। आइए देखते हैं बिम्बिसार बिम्बिसार क्या कर रहा है अपने जीवन काल में। बिम्बिसार 544 से 492 BC तक, यानी कि ईसा पूर्व। BC का मतलब ईसा पूर्व होता है। ईसा पूर्व होता है। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ये बुद्ध और ये बिम्बिसार क्या था? ये बुद्ध और महावीर का समकालीन था। मतलब महात्मा बुद्ध और महावीर जैन, यानी ये बौद्ध और एवं जैन धर्म के प्रवर्तकों के समकालीन था। आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या है? राजगृह। राजगृह यानी कि पाटलिपुत्र, आज का पटना, और उस समय का पाटलिपुत्र। राजगृह, गिरिव्रज, ये सब एक ही थे। तो ये सारी बातें हुई। आगे, राजगृह में राजधानी, जो कि एक प्रभावशाली नगर था, लगभग अवैध था क्योंकि वह 5 पहाड़ियों से घिरा था। 5 पहाड़ियों से कौन घिरा था? राजगृह या पाटलिपुत्र, या उसके समय राजगृह ही कहा जाता था या गिरिव्रज कहा जाता था। तो इसलिए 5 पहाड़ियों से घिरा था। बहुत ही अवैध था क्योंकि चारों पांचों तरफ से पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से एक हिसाब से इस राज्य की घेराबंदी या राजधानी की घेराबंदी कह सकते हैं थी। चारों ओर से पत्थर की दीवारों से घेर कर सुरक्षित बनाया गया था। आरंभ में अवंती नरेश प्रद्योत
के साथ प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन बाद में वो मित्र बन गए थे। और यहाँ तक कि जब प्रद्योत को पीलिया हुआ तब बिंबिसार ने अपने शाही चिकित्सक जीवक जीवक को किसके दरबार में भेजा। ये जो है सवाल पूछा जाता है कि जीवक को किसने किसके दरबार में भेजा। तो बिंबिसार ने अपने शाही चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था। और उज्जैन में कौन शासन कर रहा था उस समय अवंती नरेश, उज्जैन की राजधानी अवंती नरेश प्रद्योत शासन कर रहा था। और ये एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पहले दुश्मन थे। तो बिंबिसार ने अपने शाही चिकित्सक को उज्जैन भेजा था, यानी कि प्रद्योत के यहाँ भेजा था, और उसको पीलिया हुआ था तो वो ठीक करके आए थे। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? बिंबिसार ने अंग के शासक, जो 16 महाजनपदों में से एक अंग था, उसके शासक को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? वो बिंबिसार ने। वैवाहिक संबंध के माध्यम से पड़ोसी राज्य से विवाह। जैसे उस समय का काम था कि अगर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है तो राजा महाराजा जिसके अधीन होना चाहते थे, या कह सकते हैं जिसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, या बड़े राजा की अधीनता में आने या उनसे युद्ध से बचने के लिए अपनी बेटियों बहनों का विवाह बड़े राजा से करा देते। तो उस समय इसने वैवाहिक माध्यम से अपने आस पास पड़ोस पर प्रभुत्व जमाया और उनकी बहन बेटियों से शादी की। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से विवाह किया और उसे दहेज में काशी प्राप्त हुआ। मतलब कौशल नरेश ने एक विवाह किया, दूसरा विवाह किया वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से विवाह किया, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। अजातशत्रु की माता कौन थी? लिच्छवी नरेश। लिच्छवी नरेश की वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, मतलब लिच्छवी नरेश की पुत्री थी। उनका नाम चेलन्ना था। अजातशत्रु की माता का नाम क्या था ये पूछा जाता है, और वो कहाँ की थी? तो लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना। तीसरी पत्नी मद्रवंश से के शासक की पुत्री थी। तीसरी पत्नी मद्र थी, जो मद्रवंश के शासक की पुत्री थी, तीसरी पत्नी। अगला आगे देख लेते हैं। अजातशत्रु के बारे में पहला कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र होगा उदयन। इनके बारे में देखते चलेंगे। बिंबिसार का पुत्र, ऐसा विश्वास किया जाता है कि मगध पर राज करने की व्यग्रता में उसने अपने पिता की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा किया। इसीलिए कहा जाता है पितृहंता वंश। रेक वंश सबसे शक्तिशाली रेक वंश का सबसे शक्तिशाली और आक्रामक शासक था, और उसने अपने पिता की सैन्य विजय द्वारा विस्तारवादी नीति का पालन किया। मतलब ये विस्तारवादी नीति, युद्ध आक्रमणों के माध्यम से इसने वैवाहिक संबंध कम स्थापित किए, लेकिन युद्ध नीति के माध्यम से अपने देश का विस्तार किया, अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने 2 नए प्रकार के सैन्य हथियारों का उपयोग किया। युद्ध इंजन, जिसका प्रयोग गुलेल की तरह पत्थर फेंकने के लिए किया जाता था। आप देखे होंगे बाहुबली मूवी में जो बड़ी सी सिलाएं, एक जिससे जो बाहुबली को मिला हुआ होता है, वो बड़ा सा पत्थर फेंकता है, फिर उसमें कपड़ा, 2 तरफ से कपड़ा लगा देते हैं, 2 तरफ से पत्थर और बीच में कपड़ा लगा देते हैं, और उसमें तेल लगा देते हैं ताकि फिर तेज से जला देते हैं। वो चीज़ होती है, उसे महाशिला कंटक कहते हैं या शिला कंटक कहते हैं। और दूसरा जो महारथ मूसल मिला होता है, वो उसके भाई को बड़ी संख्या में वध करने के लिए गदा वाले रथ महारथ मूसल। लेकिन इसमें जो महारथ मूसल था उसमें देखिए बड़े बड़े बाण निकल रहे थे बार बार, और काफ़ी संख्या में बाण निकल रहे थे। तो वो मिला होता है बाहुबली के भाई को। देखो मैं उसका नाम भूल गया, उसको मिला होता है। तो अगर बाहुबली की मूवी देख लें तो उसमें महाशिला कंटक भी आपको मिल जाएगा, और भल्लाल देव, हाँ भल्लाल देव होता है वो, भल्लाल देव, उसको मिला होता महारथ मूसल, और बाहुबली को मिला होता महाशिला कंटक। तो अगर वो मूवी देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें माहिष्मती के बारे में दिखाया गया है, लेकिन ये आपका देखने को मिल रहा है मगध में। तो उस समय वहाँ भी रहा होगा, लेकिन वो मूवी इतनी हिस्टोरिकल बनाई थी राजा मौली ने कि उन्हें काफ़ी, अगर हिस्ट्री का देखा जाए तो काफ़ी ज्ञान था, इसलिए उन्होंने ऐसे चीज़ों का प्रयोग किया। भले ही महाशिला कंटक से मान लो पत्थर वाला तो बिल्कुल सही था, महारथ मूसल तो इसमें गदा वाली बात कही गई है, लेकिन भले ही गदा नहीं निकली, लेकिन यहाँ युद्ध की कौशल, जो धनुष, इतने इतने बाण निकल रहे थे वाली चीज़ दिखाई गई है। तो महारथ, लेकिन उसे महारथ मूसल ही कहा जाता था। अवंती द्वारा आक्रमण की संभावना के खतरे से बचने के लिए राजगृह की किलेबंदी
आरंभ की गई। उसके शासन के दौरान बुद्ध की मृत्यु हुई, मतलब अजातशत्रु के शासन के दौरान में ही, मतलब 483 बीसी में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इस समय कौन रेन कर रहा था? यहाँ रेन मतलब शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था? तो अजातशत्रु कर रहा था। और उन्हीं की मृत्यु के बाद 483 बीसी में ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? ये राजगृह में हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट ग्रह काउंसिल कहाँ हुई थी? वो आपके राजगृह में हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अब आपकी राजगृह में हुई थी। आइए आगे देख लेते हैं। उदयन 460 से 444 भी थी, मतलब 16 साल का लगभग शासन। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना को नई राजधानी बनाया, जो कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। पाटलिपुत्र बहुत ही सामरिक महत्व वाला स्थान था, क्योंकि वह मगध साम्राज्य के केंद्र में स्थित है, जो कि तब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नगर नहीं, छोटा नागपुर की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये हुआ संभवतः उसकी हत्या अवंती नरेश पालक के भड़काने पर की गई थी। तो आगे देख लेते हैं। शिशुनाग वंश छोटा सा वंश है, छोटी सी बात है। शिशुनाग वंश 413 बीसी से शुरू हुआ और लगभग आप देखेंगे कि 445, मतलब बहुत छोटा था शासन इसका, 30-32 साल का। शिशुनाग पहले वाराणसी में वायसराय या अमात्य जिसे उच्च पदाधिकारी था, और ऐसा विश्वास किया जाता था कि उदयन के उत्तराधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले देशद्रोह से गुस्साए लोगों ने शिशुनाग की नियुक्ति राजा के रूप में की थी। उदयन के जो उत्तराधिकारी थे, मतलब कह सकते हैं आप हर्यक वंश के जो अंतिम शासक उदयन के बाद उसके पुत्र थे, वो जो शासन कर रहे थे, उनके द्वारा जो कर लगाया गया था उससे बहुत ही लोग नाराज थे। तो लोगों ने जो है देशद्रोह कर दिया, और मौका मिलते ही शिशुनाग को राजा नियुक्त कर दिया गया। राजधानी को अस्थायी तौर पर वैशाली स्थानांतरित की थी। इसने ही राजधानी को वैशाली स्थानांतरित किया। शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती को पराजित कर उसे मगध शासक का हिस्सा, इसी ने 16 महाजनपदों में से एक जो है अवंती को मगध का हिस्सा बनाया है। इससे मगध और अवंती के बीच 100 वर्षों से चली आ रही प्रतिद्वंदता पर विराम लग गया। मतलब संघर्ष हो रहे थे अवंती और मगध के बीच में, लेकिन इसने उसको पराजित कर अपने अधीन कर लिया, तो संघर्ष खत्म हुआ। शिशुनाग का पुत्र कल अशोक कौन था? शिशुनाग का पुत्र और उत्तराधिकारी काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ था? यह आपका 383 बीसी बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे ये आ गया महापद्मनंद। ये नंद वंश आ गया, नंद वंश का संस्थापक। ये 445 से 187 बीसी तक। उसकी विशाल सेना के कारण पाली ग्रंथों में अग्रसेन के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणवादी ग्रंथों के अनुसार वह नीची जात से संबंधित था, या कम से कम क्षत्रिय जाति का था, जबकि कम से कम गैर क्षत्रिय जाति का था। जबकि पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश के राजा और एक शूद्र औरत का पुत्र था। इसलिए नंदों को अधार्मिक माना जाता था। देखिए कितना पक्षपात उस समय, कितना जातिवादी, उस समय भी जातिवाद का जहर घुला हुआ था, जो आज के जातिवादी जहर आज के समय में घुला हुआ है, और ये वर्ण व्यवस्था की देन है। जातिवादी जहर वर्ण व्यवस्था की देन है, उस समय भी घुला हुआ था और आज भी वही प्रक्रिया निरंतर चलती रही। हालांकि कुछ सुधार संविधान की वजह से कुछ सुधार आए हैं, अगर संविधान नहीं होता तो ये सुधार होने संभव नहीं थे। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने न केवल किसी जात विशेष को गरिमापूर्ण
जीवन जीने का अधिकार दिया। किसी जात विशेष को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं दिया, बल्कि सभी जातियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया उन्होंने। कोई एक जात उनके दिमाग में नहीं थी। हालांकि शोषण दलितों पर हो रहा था, क्या कह रहे हैं, जिसे हरिजन कहा जा रहा था, चतुर्थ वर्ण या शूद्र कहा जा रहा था, जिन्हें उन पर जो अत्याचार हो रहा था, लड़े वो उसके लिए भी, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया संविधान भारत में रह रहे प्रत्येक भारतवासी के लिए अमृत के समान है। और जो भी इसका विरोध कर रहे हैं या जो भी इससे हताहत हो रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भेदभाव किया, उन्हें इसका आधार ही नहीं पता। अगर उन्हें इसका आधार पता चल जाए तो वो कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं कर सकते। और आरक्षण का विरोध वो तब तक नहीं करेंगे जब तक समाज में समानवत वैमनस्यता खत्म ना हो जाए, ऊंच नीच की भावना नहीं खत्म हो जाए। ऊंच नीच की भावना खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा। तो जब तक ऊंच नीच की भावना, भारत में आरक्षण का आधार कोई आर्थिक आधार थोड़े ना है जो लोग अपना ढोल मजीरा पीटने लगते हैं। आर्थिक आधार है ही नहीं। आर्थिक आधार कभी आरक्षण का हो ही नहीं सकता। और जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस, चलो ठीक है दे दिया गया, लेकिन आर्थिक आधार आरक्षण का कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक आधार है आरक्षण का, वो है सामाजिक आधार केवल आरक्षण के लिए। भारत जैसे देश में आरक्षण का आधार केवल सामाजिक है। ये आर्थिक तब होगा जब आधार सामाजिक आरक्षण में समानता आ जाएगी, लेकिन वो अभी होने से रह गया। तो इसलिए जो भी लोग विरोध कर रहे हैं आरक्षण का, वो पहले सामाजिक आधार को मजबूत करने की दिशा में कोई कदम उठाएं, फिर आके बात करेंगे। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता, एकारात होने का दावा करने वाला एकमात्र शासक जिसने अन्य सभी शासकों को नष्ट कर दिया और क्षत्रियों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले छत्रांतक, कलिंग को मगध में जोड़ा और एक जिन्न की मूर्ति विजय की निशानी के तौर पर लगाया लाया। मतलब कहीं गया था, जैसे कलिंग को मगध में जोड़ा, मतलब वहां जीता, तो वहां जिन्न मतलब भगवान बुद्ध या जिन्न कह सकते हैं। तो जैन धर्म से संबंधित मूर्ति निशानी के तौर पे लाया कि मैं कलिंग जीत के लाऊं। तो कुछ वहीं जैसे कहीं कुछ मिले, ट्रॉफी आजकल मिल जाती है, जैसे कोई कोई क्रिकेट जीता तो वहाँ मैच जीता या कुछ भी तो ट्रॉफी मिलती है, उसी तरीके से वो ट्रॉफी के रूप में एक मूर्ति लाया था। कौशल पर कब्जा किया, जिसमें ऐसी पूरी संभावना है कि उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। नियमित रूप से अधिकारियों की कर नियुक्ति कर कर संग्रह को सुव्यवस्थित मतलब कर संग्रह को सुव्यवस्थित किया था। उसने नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई के लिए बहुत काम किया। घनानंद नंद वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक यूनानी। इसी से झगड़ा हुआ था किसका? हमारे चाणक्य का। तब चाणक्य ने कसम ली थी कि मैं तुझे कुर्सी पर मतलब राजगद्दी से उतार के रहूंगा और ये सब कर दूंगा। वो सारी बातें हुई थी। फिर उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी राजा बनने में। यूनानी उत्कृष्ट लेखक एग्रमीज या जेंड्रमीज के नाम से पहचानते थे। उसे विशाल सेना रखने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसके शासनकाल के दौरान सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया था, लेकिन घनानंद की विशाल सेना ने उसे मगध की ओर, यहाँ और होगा, और बढ़ने से रोक दिया था। नंदोपक्रमणी एक विशेष माप के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह अभिमानी और अत्याचारी शासक था जिसने आम आदमी पर भारी करों का बोझ लाद दिया था। उसके लालच और शोषण ने उसे लोगों के बीच काफी अलोकप्रिय बना दिया था। और अंततः कौटिल्य के सक्षम, देखिए वही बात आ गई, कौटिल्य या हमारे चाणक्य के सक्षम मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त मौर्य ने लोगों के रोष का फायदा उठाते हुए नंद शासन को जड़ से उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो अगला राजगद्दी पे कौन बैठेगा? वो बैठेगा अपना मौर्य वंश, और उसमें भी हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, अशोक, दशरथ और आगे आने वाले सभी राजाओं को।
और सबसे ज़्यादा चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, उससे भी कहीं बढ़कर हम अशोक को देखेंगे। तो दोस्तों, ये रहा छोटा सा वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए यार, क्या जा रहा है इसमें सब्सक्राइब करने में। बड़े बड़े टीचर्स मांगते हैं, हम तो छोटे हैं भाई। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कोई हेजिटेशन नहीं यार, शर्माइए मत, नया चैनल है तो क्या हुआ। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में कमेंट भी कीजिए, कमियां बताते रहिए, क्या हुआ। मान लो नया बंदा है तो कमियां तो बताते ही रहेंगे ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार आप